हेलो एवरीवन, मैं हूं भूपेश पालीवाल। टारगेट विद भूपेश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज का क्लास। जनवरी माह के पार्ट 2 की तरफ चलेंगे। आज हमने 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे और जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो पिछले वीडियो में देखी थी। आज के इस वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट को कवर करेंगे। शुरू करेंगे आज के क्लास को। जो लोग नए हैं वो लोग ध्यान दीजिएगा। सिंपल सा फॉर्मेट है क्लास का। हम जनवरी महीने के क्वेश्चंस को कर रहे हैं यहाँ पे कवर, ठीक है। एक एमसीक्यू रहेगा आपका, उसका एक्सप्लेनेशन रहेगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है आपको बस ध्यान देना है कि हर एमसीक्यू के बाद में उसका एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा। तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? स्काईलार्क ड्रोन, तेजा एरोस्पेस, आईजी ड्रोन्स और गरुड़ एरोस्पेस। देखिए, साल भर में जो सबसे ज़्यादा चर्चित रहा है ना, वो तो रहा है गरुड़, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। लेकिन इसका आंसर जो है आपका, वो है आपका आईजी ड्रोन्स। मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। इसका आंसर आईजी ड्रोन्स है। क्या है ये क्वेश्चन, मैं समझाता हूँ। देखिए, 5G सक्षम जो 5G टेक्नोलॉजी है उससे लेस है ये पूरा तरीके से आईजी ड्रोन्स। और ये भारत का पहला आईजी इनेबल्ड ड्रोन है जो शुरुआत किया गया है। इसको जो नाम दिया गया है वो है स्काई वॉक। आप ये भी याद रखना। तो आपको यहाँ से 2 बातें याद रखने को मिलेगी। देखो, सबसे पहले तो इंडिया का फर्स्ट आईजी ड्रोन, इंडिया का फर्स्ट कैसा ड्रोन है? 5G टेक्निक से लेस है, तो 5G टेक्निक हो गया। प्लस इसका नाम क्या है? स्काई वॉक। बस इतनी ही बातें हैं जो हमें यहाँ से याद रखनी है। इसका नाम है स्काई वॉक, कंपनी का नाम है आईजी ड्रोन्स, 5G टेक्निक से लेस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया। भारत का रैंक क्या है इसमें? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक है 85। इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि यह एक कंपनी है जो हर साल किसका पासपोर्ट कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है, उस बेसिस पर रैंक जारी करती है। जापान पिछले 4 साल से टॉप पर था। इस साल भी जापान है, मतलब जापान को 5वां साल हो गया है। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि जापान को 5वां साल हो गया लगातार फर्स्ट नंबर पे आते हुए। इंडिया का रैंक है 85। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या है? तो देखो, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स लंदन में स्थित एक कंपनी है जो हर साल ये तय करती है कि किसका पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है। विदाउट वीज़ा कितने देशों के पासपोर्ट के बेसिस पे लोग देशों में एंटर कर सकते हैं, ये तय करती है हेनले पासपोर्ट। नासा ने किसे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नासा ने किसे अपना नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है? AC चरणिया, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर राजाचारी या सौम्या स्वामीनाथन। क्वेश्चन है, नासा ने किसे अपना चीफ टेक्नोलॉजिस्ट चुना है? तो इसका आंसर आएगा AC चरणिया। भारतीय मूल के हैं, आप देख सकते हैं AC चरणिया, फोटो में भी दिख रहे होंगे आपको। भारतीय मूल के हैं AC चरणिया, जिन्हें नासा का चीफ टेक्नोलॉजिस्ट चुना गया है। नासा अमेरिका की स्पेस कंपनी है, जैसे हमारे भारत में है इसरो, ठीक है। तो याद रहे नासा में AC चरणिया। AC चरणिया के बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक, वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया? गुवाहाटी, शिलोंग, अगरतला, ईटानगर। तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में इसका उद्घाटन किया है? तो यह है अगरतला। मैं इस क्वेश्चन को पहले एक्सप्लेन कर दूं, ये है क्या? किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स, वाटरवे एंड कम्युनिकेशन, ये एक प्रकार से उस क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और उद्यमियों के अध्ययन के लिए, मतलब व्यापारियों को बढ़ावा और उसमें जो एक मैनेजमेंट और जो आपका उद्योगों के जो इंडस्ट्री नॉलेज जो है उसको लेकर यहाँ पर काम किया जाएगा। इसका उद्घाटन किया अगरतला में। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, याद रहे, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। उद्घाटन किया सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू। इजी क्वेश्चन था। देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर 12 जनवरी। यहां पर आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो इंटरनेशनल यूथ डे है वो भी आपसे पूछ सकते हैं। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ऑफलाइन, आप सभी लोगों से इतना रिक्वेस्ट रहेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है। थोड़ा सा एक्टिविटी भी रहे तो अच्छा लगता है। इंटरनेशनल यूथ डे आपको पता है कि नहीं पता, आप जरूर बताइएगा। मैं हिंट दे देता हूँ आपको, हिंट है 12, वो भी 12 तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। अब आपको बस मंथ बताना है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? देखिए यहाँ पर ध्यान देना, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद जी के विचार वगैरह। यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि 83 में शिकागो गए थे धर्म सम्मेलन में। इसके पहले ये इनका नाम नरेंद्र नाथ हुआ करता था, बाद में नाम चेंज किया।
और 1902 में इनका डेथ हो गया था। ठीक है, तो ये याद रहे आप, 12 जनवरी को जन्म हुआ था 1863 में स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है आपका, भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा किस शहर में आयोजित किया गया? सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह जो आयोजन है यह किया गया वाराणसी में। जिसको नहीं पता वो सब लोग ध्यान दीजिएगा, एक क्रूज चलाया था बेटा, नदी क्रूज, जिसका नाम था MV गंगा विलास। यह जो क्रूज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको हाईलाइट कर लेना। ये क्रूज चलाया गया था गंगा नदी के अंदर, और क्रूज मतलब एक बड़ा जहाज होता है जिसमें कमरे होते हैं होटल टाइप, और उसमें सारी फैसिलिटी होती है, और एक तरीके का पर्यटन जो जहाज होता है उसको बोलते हैं क्रूज। ठीक है, तो हमारे भारत में एक क्रूज चलाने वाले थे जिसका नाम था MV गंगा विलास। उस क्रूज की शुरुआत करने के लिए ये कार्यक्रम किया गया, मतलब वो क्रूज शुरू करने वाले हैं तो उस क्रूज के शुरू करने से पहले कार्यक्रम किया। नाम है कार्यक्रम का सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा, ये नाम है इस कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम को कहाँ पर किया गया? वाराणसी में किया गया। इस कार्यक्रम को जैसे ही कंप्लीट किया तो आपका क्रूज का प्रोग्राम शुरू हो गया। तो मतलब क्रूज को शुरू करने के पहले किया गया कार्यक्रम है, नाम इसका याद रखें, वाराणसी में किया गया, और इसका उद्घाटन जो है वो PM मोदी ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन के बाद, स्वदेश दर्शन योजना, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बपोर किस राज्य में है? स्वदेश दर्शन योजना एक पर्यटन से संबंधित योजना है, इसमें नए नए क्षेत्रों को हाईलाइट किया जाता है। अभी हाल ही में कुमारकोम और बेपोर को हाईलाइट किया है, ये किस राज्य में है? तो केरल के क्षेत्र ही है, केरल में स्थित है कुमारकोम और बेपोर। ये एक पर्यटन क्षेत्र, अगर आप फोटो में देख पा रहे हो तो आपको दिख रहा होगा, लाइक यहाँ पे बोट हाउस वगैरह दिख रहे होंगे आपको, नदी वगैरह, तो इस प्रकार की जगह है केरल में, कोट्टायम में, कुमारकोम और बेपोर, लिख लेना, कुमारकोम और बेपोर। क्या है ये? तो ये एक प्रकार के हमारे पर्यटक स्थल है जिन्हें सरकार के द्वारा हाईलाइट किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, बेपोर कहाँ पर है, कुमारकोम कहाँ पर है, क्योंकि चर्चा में है ये। PM मोदी ने रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस क्रूज की यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? कहाँ पर एंड होगा ये? तो वही गंगा विलास की बात कर रहा हूँ मैं, और ये एंड होगा बेटा डिब्रूगढ़ में। अब यहाँ से आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा आपको कि देखो हो क्या रहा है। इधर देखो सब लोग ध्यान से, अगर आप मैप में देख रहे हैं तो ये वाराणसी से शुरू हो रहा है, वाराणसी से होते हुए पटना, पटना से होते हुए कोलकाता, कोलकाता से बाहर निकलते हुए फिर ये बांग्लादेश में एंटर होगा, हल्दिया से। बांग्लादेश में एंटर होने के बाद में बांग्लादेश में होते हुए ये देखिए ढाका, ढाका से चिलमारी, चिलमारी से गुवाहाटी, और गुवाहाटी से होते हुए माजुली आइलैंड से होते हुए डिब्रूगढ़ पे एंड होगा। तो मतलब एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसकी जो यात्रा है वो वाराणसी से होते हुए, जो पूरी यात्रा है वह पूरे बांग्लादेश से होते हुए डिब्रूगढ़ पर एंड होगी। यह जो डिब्रूगढ़ से होते हुए जो क्षेत्र है, यह टोटल लंबाई एग्जाम में पूछ सकता है 3200 किलोमीटर। इसका ड्यूरेशन था 51 दिन का, और इसका नाम था गंगा विलास, MV गंगा विलास। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? तो टाटा ने क्या किया, हाउसिंग सोसाइटी के लिए, अभी तक जो भी सोलर प्लांट वगैरह लग रहे थे वो कंपनी किसी विशेष कार्य के लिए या पावर जनरेट करने के लिए किए जा रहे थे। हाउसिंग सोसाइटी का पर्सनल सोलर प्लांट अभी तक कहीं नहीं हुआ था, पहली बार टाटा कर रहा है ये, और ये है मुंबई में, पहली बार मुंबई में। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो मशहूर है आपका सोलर, उसके लिए, उसी के चलते, सोलर एनर्जी के चलते ही ये हाउसिंग सोसाइटी में बनने वाला है, जिसका काम कर रहा है टाटा। तो पहली बार इंडिया में कौन है जो हाउसिंग सोसाइटी में सोलर पावर प्लांट लगा रहा है? टाटा लगा रहा है। कहाँ पर? मुंबई में, ऐसे याद रखें सब लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? वायनाड, कोल्लम, एर्नाकुलम और कोट्टायम। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? संविधान साक्षर जिला, तो ये है कोल्लम। देखिए सेम हमारे देश में मंडला को भी किया गया था, आपको याद होगा, मंडला को भी किया गया था। तो मंडला को भी किया गया था, तो मंडला में जो व्यवहारिक एजुकेशन है उसके लिए सर्टिफिकेट था, ये संवैधानिक साक्षरता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेचर जो है वो कोल्लम को मिला है। एग्जाम में ऑप्शन को देख के हमें करना होगा, क्योंकि मंडला भी इसका आंसर हो सकता है। मंडला कहाँ पर आएगा? मध्य प्रदेश के अंदर मंडला। मंडला ने भी घोषणा किया कि हम भी संविधान साक्षर हैं, कोल्लम ने भी घोषणा कर दिया हम भी संविधान साक्षर है। पर अब देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ मंडला में भी मुख्यमंत्री ने दिया था, यहाँ पर केरल में भी इनके मुख्यमंत्री दे रहे हैं, तो ऐसे में ये जो दो क्वेश्चन है थोड़े से कंफ्यूजिंग रहेंगे, क्योंकि दोनों ने घोषणा कर दिया अपनी तरफ से। अब देखिए क्या होता है, इस पर मैं आपको यही कहूँगा कि ऑप्शन देखकर आप लोग आंसर करें और क्वेश्चन को देख के आंसर करें। यहाँ पर हमारी प्रायोरिटी मंडला रहेगा। ठीक,
अगला है आपका मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? तो आर ब्रोनी गैब्रियल को चुना गया। ऑप्शन डी, आर ब्रोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स। तो इन्हें ताज कौन पहनाएगा? तो याद रहे हमेशा ताज पिछले साल का विजेता पहनाता है, और पिछले साल का विजेता कौन था? हरनाज सिंधु। तो याद रहे हरनाज सिंधु ने ताज पहनाया। आर ब्रोनी गैब्रियल को फोटो में दिख रही होगी आपको, अमेरिका की है ये, ठीक है, अमेरिका की आर ब्रोनी गैब्रियल को ये ताज पहनाया गया, ठीक। 72 नंबर की ये बनी है। इसके बाद अगला है आपका, गूगल ने हाल ही में भारत के किस ओलंपियन को एक विशेष डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दिया है? महाराजा कृष्ण कौशिक, खाशाबा दादा साहब जादव, मेजर ध्यानचंद्र, मिल्खा सिंह। तो गूगल ने डूडल बना के उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि दिया, ठीक है। तो ये है आपके खाशाबा दादा साहब जादव। ये केडी जादव है बेटा, अगर आप देख पा रहे हैं तो इनका फुल फॉर्म दे रखा है, केडी जादव का नाम का फुल फॉर्म दे रखा है, खाशाबा दादा साहब जादव। केडी जादव को जो लोग नहीं जानते, 1952 इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट ओलंपिक मेडल, इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट ओलंपिक मेडल। इस तरीके का डूडल था बेटा ये आपका गूगल पे, और यहाँ पर ध्यान देना खाशाबा दादा साहब जादव उन्हीं का नाम है ये, केडी जादव। तो उनके श्रद्धांजलि दी गई उनके जन्मदिन पे। जादव जो थे आपके, उन्होंने हेलसिंकी 1952 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था कुश्ती में, याद रखना कांस्य पदक, वो भी कौन से खेल में? कुश्ती में। ये इसकी विशेषता हो गई। इसके अलावा इनको पॉकेट डायनामो भी बोलते थे, इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते थे इन्हें? पॉकेट डायनामो, याद रहे सबको। स्वतंत्र भारत की तरफ से पहला पदक जीतने वाले खिलाड़ी कुश्ती में खाशाबा दादा साहब जादव। अगला है, भारत के किस राज्य में डॉट फेस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया? डॉट फेस्ट, ये जो डॉट फेस्ट है ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें खाने पीने, ट्रेवल और बहुत सारी चीज़ों की एक्टिविटी होती है। डॉट फेस्ट फेस्टिवल किया गया आपका उड़ीसा में, याद रहे सबको। डॉट फेस्ट का क्या फंक्शन है? तो देखो यहाँ पे लिखा है फूड, इंटरटेनमेंट, स्टोरी, ट्रेल्स, तो ये सब गतिविधियां इसमें होती है। और भुवनेश्वर में किया गया था फेस्ट का आयोजन, इतना याद रखना, भुवनेश्वर, डॉट फेस्ट भुवनेश्वर, ठीक है। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री उड़ीसा के, वहां पे किया गया था डॉट फेस्ट का आयोजन। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 15 जनवरी, 18 जनवरी, 13 जनवरी। तो डे तो मैंने शुरू से ही कहा है आपको, इंपॉर्टेंट है, याद रखें, 15 जनवरी को मनाया जाता है आपका भारतीय सेना दिवस हर साल। इस बार 75वां सैनिक दिवस मनाया गया हमारा, और कहाँ पे मनाया है? बेंगलोर में। दो बातें याद रखना, 15 जनवरी को मनाया जाता है, बेंगलोर में इस बार सेलिब्रेट किया है। अगला है, किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है? किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज का अवार्ड में जीता है? द वेल, अर्जेंटीना 1985, RRR और डिसीजन ऑफ लीव। इसका आंसर आएगा RRR। सब लोग ध्यान देना, RRR को मिला ये अवार्ड, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड बेस्ट। और इसके अलावा उसके नाटू नाटू सॉन्ग को भी अवार्ड दिया गया है। नाटू नाटू सॉन्ग के कंपोजर पूछे जा सकते हैं MM किरवानी, सब लोग इसको हाईलाइट रखना बेटा, MM किरवानी, ठीक है, उसके कंपोजर पूछे जाएंगे आपसे। नाटू नाटू सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग भी मिल चुका है गोल्डन ग्लोब का, ये भी याद रखना, गोल्डन ग्लोब का बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू को मिल चुका है। अगला है, किस संस्था ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी की? इसमें से कौन है जो वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी करता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो है डी, वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम जारी करता है ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया जाता है कि हमने पिछले जो साल है उसमें क्या क्या ग्रोथ किया है, क्या क्या हमने अच्छा काम किया है, पिछले 10 सालों में हमने कितनी चीज़ों को सुधार किया है, कितनी चीज़ों को बिगाड़ा है। इस रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें होती है। बहुत सारे सेक्टर होते हैं इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ों में प्लस नंबर या पॉजिटिव रहता है कि हमने इसमें अच्छा काम किया, बहुत सारे सेक्टर में नेगेटिव रहता है कि हमने अच्छा काम नहीं किया। इसमें सूची होती है, वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम जारी करता है। रिपोर्ट का नाम याद रखना, विश्व जोखिम रिपोर्ट। कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए, ठीक है, मेरी तरफ से इसको इंपॉर्टेंट करके याद रखना। रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिकल जो आपका फोरम है उसके द्वारा। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, और 1971, ठीक है, में स्थापना की गई थी इस संस्था की जो ये रिपोर्ट जारी करती है, ध्यान रहे। अगला है आपका, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? मतलब कोई देश है जो उसके 75वें इंडिपेंडेंट डे पर हमारे PM के फोटो के साथ डाक टिकट जारी करेगा। तो इसका आंसर आएगा नेपाल, श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका कर रहा है, श्रीलंका कर रहा है, यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पे श्रीलंका घोषणा कर रहा है कि उनकी आज़ादी को भी 75 साल हो गए। उनकी आज़ादी में हमारे भारत का भी थोड़ा योगदान है, क्योंकि हमारे बाद में आज़ाद हुआ है श्रीलंका, और ऐसे में वो ट्रिब्यूट दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को, याद रखें।
अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या है। तो ये थीम क्या है इसके ऊपर बात करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम ये वही फोरम है बेटा जो 1971 में स्थापित हुई थी ना, इकोनॉमिकल फोरम, उसी की बात कर रहे हैं। इन्होंने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट तो जारी की है, साथ में ये एक बैठक करते हैं हर साल, और काफ़ी लोग हैं जो इस बैठक के बारे में नहीं जानते, मुझे पता है, लेकिन आप चिंता बिल्कुल भी मत करना क्योंकि ये बैठक इतनी ईजी है। ये बैठक हर साल एक ही जगह पे होती है, ठीक है। हर साल इस बैठक का उद्देश्य भी एक ही होता है, लेकिन बस थीम बदलती है, तो हमें बस थीम याद रखना है। इस बैठक का थीम था कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, लिख लेना इसको, बी है ऑप्शन। अब इस बैठक के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है। देखो WEF जो है इसकी बैठक होती है हर साल दावोस में, स्विट्जरलैंड, कंफर्म है हर साल यही होती है, दावोस में होती है। इसमें 130 देश भाग लिए हैं और इसका जो थीम था वो मैंने आपको बता दिया, कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। और इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस यही है कि 1971 से ये विश्व में हम क्या कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटी से पर्यावरण कितना प्रभावित हो रहा है, पृथ्वी को बचाने के लिए हमारे किए गए प्रयास पॉजिटिव कितने हैं, नेगेटिव कितने हैं, इसकी लिस्ट बनाई जाती है। 10 पॉजिटिव चीज़ें निकालते हैं, 10 नेगेटिव चीज़ें निकालते हैं, सबसे टॉप 10, इससे पता चलता है हम किस दिशा में गति कर रहे हैं, ठीक। अगला है आपका नेवल एक्सरसाइज वरुण का आयोजन भारत किस देश के साथ करता है। ये एक्सरसाइज के नाम से जैसे पूछते हैं आपसे कि प्रबल दोस्तक किसके साथ होता है हमारा, ठीक है, युद्ध अभ्यास किसके साथ होता है, वैसे ही एक्सरसाइज वरुण किसके साथ होता है। तो वरुण हमारा फ्रांस के साथ होता है। आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सी एक्सरसाइज किस देश के साथ करते हैं। वरुण ये नेवी का है बेटा, ये स्टार बना के लिखना, नेवी का है, याद रखना। वरुण किया गया 21वें नंबर का और 93 से लगातार चल रहा है हमारे और फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज, ठीक है। इसके अलावा गरुड़, ठीक है, शक्ति और डेजर्ट नाइट, ये भी हम फ्रांस के साथ करते हैं, ध्यान से लिखना, गरुड़, डेजर्ट नाइट, शक्ति और आपका वरुण। तो देखो वरुण वाला तो हो गया बेटा नौसेना का, गरुड़ वाला हो गया एयरफोर्स का, डेजर्ट नाइट भी एयरफोर्स का है और शक्ति आर्मी का है। ये हमारे फ्रांस के साथ में जो अभ्यास है उनके नाम में लिख लेना, 4 अभ्यास बताए मैंने आपको। अगला है 5G टेक्निक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला कौन सा है। तो जिला जो है वो किस राज्य में है पहला आकांक्षी जिला। तो ये जो आकांक्षी जिलाओं की सूची जारी की गई थी उसमें से कौन सा जिला है जहाँ पे 5G टेक्निक लागू की गई है। तो आपको जानकर हैरानी होगी, मध्य प्रदेश, विदिशा, हमारे मध्य प्रदेश का विदिशा जो है वो पूरे इंडिया का पहला आकांक्षी जिला है जहाँ पर लागू किया। देखो अगर ऐसा पूछे कि 5G टेक्निक लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, ऐसा पूछ ले आपसे पहला राज्य, तो आपका आंसर होगा गुजरात, ठीक है, पहला राज्य गुजरात जहाँ पे लागू किया गया। लेकिन आकांक्षी जिला जो जिसमें सूची बनाई गई थी आकांक्षी जिलाओं की, तो उसमें अगर देखा जाए तो उसमें मध्य प्रदेश का विदिशा नंबर 1 है। तो अगर सिर्फ आकांक्षी जिलाओं की बात करके पूछा जाए तो देखो विदिशा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो PIB ऑफिशियल ट्वीट है ये, विदिशा जो है वो इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में पहला जिला बन गया भारत का जहाँ पे 5G टेक्निक यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगला है किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी किया है। तो कौन सा बैंक है जिसने गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी किया है, किसके लिए, किसान पुष्पक योजना। किसान पुष्पक योजना क्या है, सबसे पहले ये देखो, पुरानी योजना है पर देख लो, किसान पुष्पक योजना के चलते किसानों को ड्रोन के माध्यम से सिंचाई, खाद और ये सब चीज़ें डालने के लिए प्रैक्टिस कराई जाएगी। मतलब ड्रोन से सिंचाई करो, ड्रोन से आप पेस्टिसाइड वगैरह डालो, उर्वरक डालो, कीटनाशक डालो, जिससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आओगे, यही किसान पुष्पक योजना है। इस किसान पुष्पक योजना को गरुड़ एरोस्पेस लेकर आया है, ठीक है। गरुड़ एरोस्पेस एक ड्रोन की कंपनी है, ये भी याद रखें। अब ये ड्रोन की कंपनी जो ये पुष्पक योजना, किसान पुष्पक योजना के चलते ड्रोन बांट रहा है, उसमें मदद करने के लिए कौन सा बैंक आया है, यूनियन बैंक आया है बेटा। यूनियन बैंक ने यहाँ पर फंडिंग किया है और किसान पुष्पक योजना के चलते जो किसान जो ले सकते हैं ड्रोन, उनको थोड़ा सपोर्ट करने का प्रयास किया है। इसका उद्देश्य क्या है, उर्वरक, रसायन, कीटनाशक आदि छिड़क करने के लिए ड्रोन का उपयोग करना है। आगे है भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया। हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया, तो गुवाहाटी, अहमदाबाद, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम। तो G20 की हेल्थ वर्किंग, अब याद रखना G20 की बहुत सारी बैठक होने वाली है। G20 शेरपा बैठक हुई थी, आपको याद होगा, उदयपुर में। G20 वित्त मंत्री और गवर्नर की बैठक, जो हमारे RBI गवर्नर की बैठक हुई थी G20 की, वो हुई थी बेटा आपके हैदराबाद, बेंगलोर में, ठीक है, हैदराबाद में हुई थी ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा कौन सी बैठक कहाँ पर हुई है। वैसे ही G20 अध्यक्षता की हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ हुई थी,
तिरुवनंतपुरम में। ऐसे याद रखना पड़ेगा कि कौन सी बेटा कहाँ पर हुई है। G20 की हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पर हुई थी? तिरुवनंतपुरम केरल में हुई थी। ऐसे याद रखें आप लोग। आगे कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, देखो जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो आपने सुना ही होगा। वैसे कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 असॉल्ट राइफल बनाना शुरू कर दिया है। ये हमने रशिया से मतलब लिए हैं राइट्स। जिसको नहीं पता, ये पिछले साल का करंट अफेयर है कि AK-203 हम किससे खरीद रहे हैं? रशिया से खरीदा। रशिया ने हमारे साथ डील ये किया था कि यह बंदूक वो हमारे देश में बनाएगा, ये राइफल अब हमारे देश में बनाएगा। तो रशिया ने अपना प्रॉमिस निभाते हुए कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर बनाना शुरू कर दिया है। ये कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है कहाँ पे? यूपी में है। याद रखो सब लोग, यूपी में है, अमेठी में। जिसको नहीं पता, अमेठी में कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यूपी में स्थित है, ठीक है, जहाँ पर ये राइफल बनाना शुरू कर दिया है। अगला है, किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड पैरेड स्पेशल अवार्ड दिया गया है? मार्टिन लूथर के नाम पर ये अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया आपको बताना है। तो हरमीत ढिल्लो, कृष्णा वाविला, रोहित खन्ना और माया अजमेरा। इसका सही आंसर आएगा कृष्णा वाविला, ठीक है। कृष्णा वाविला जो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, जो कि अमेरिका और इंडिया से संबंधित है, भारतीय मूल के अमेरिका में है। इनकी विशेषता सब लोग ध्यान देना, इन्होंने 2-4 इन्होंने संस्थाएं बनाई है जो सामाजिक रूप से जो अलग अलग जो लोग हैं उन्हें सपोर्ट करती है और जो भेदभाव की राजनीति उसको रोकने का प्रयास करती है। ये इनका काम है कृष्णा वाविला का। बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कहाँ पर? अमेरिका में। यहाँ पर याद रखना, ये जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार इनको जो बिडेन के द्वारा दिया गया है, ठीक है, जो बिडेन के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, पीएम मोदी ने किस शहर में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? किस शहर में सांसद खेल महाकुंभ तो दूसरा चरण शुरुआत किया है? तो इसका आंसर आएगा बस्ती में किया गया है। बस्ती कहाँ पर है? यूपी बेटा, यूपी के बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन पीएम मोदी ने, हमारे पीएम मोदी ने किया है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट करें। पीएम मोदी ने किया है। नाम याद रखना, सांसद खेल महाकुंभ 2022-23, ठीक है। दूसरा संस्करण है ये, पहला संस्करण जो है आपका 21, ठीक है। अगला है आपका, किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी किया है? किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी किया है? नीति आयोग करता है जारी, या भारतीय सैन्य अकादमी एम्स करता है, या स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय करता है? तो ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट हर साल स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय करता है जारी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि रिपोर्ट जारी कौन करता है, याद रहे। इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में अभी भी 80% सर्जन कम है बेटा। बच्चों के रोग से संबंधित 80% सर्जन कम है अपने देश में, अभी भी 80% डॉक्टर कम है बच्चों से संबंधित जो रोग है उनसे। तो ये यहाँ पर नोट डाउन करें। अगला है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गया है? तो इस पे कई लोग ईशान किशन पे कंफ्यूज होंगे। सही आंसर है शुभमन गिल। सारे लोग ध्यान देना, हमारे भारत की तरफ से दोहरे शतक की अगर बात करें तो सबसे पहले सचिन ने लगाया था इंडिया की तरफ से, याद रखना। इसके बाद में वीरेंद्र सहवाग ने लगाया था। सहवाग के बाद में रोहित शर्मा ने लगाए थे 3, याद रखना 3 लगाए उन्होंने। इसके बाद में सचिन, सहवाग, रोहित के बाद में आप लोग याद रखना ईशान किशन ने लगाया था इस साल, और अभी लगाया है शुभमन गिल ने, ठीक है, शुभमन गिल। सबके शतक की कुछ कुछ विशेषता है, तो विशेषता सुनते जाना सब लोग। देखो सचिन के शतक की विशेषता बेटा ये है कि यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लगाया था। ये एग्जाम में पूछ चुके हैं कि कहाँ पे लगाया था, ग्वालियर में लगाया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। इसके बाद सहवाग वाले की इंपॉर्टेंट ये है कि यह इंदौर में लगाया था। देखो आप समझ सकते हैं दोनों मध्य प्रदेश के स्टेडियम में, इंदौर में लगाया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। इसके बाद में रोहित के 3 शतक में से क्वेश्चन बनेगा कि सबसे बड़ा स्कोर 264 रन है उसका, तो वो याद रखना है आपको। ईशान किशन के शतक की विशेषता क्या है बेटा? सबसे तेज दोहरा शतक लगाया उन्होंने, ये विशेषता है ईशान किशन के शतक की। और शुभमन गिल के शतक की विशेषता सबसे युवा है ये दोहरा शतक लगाने वाले। ये 5 लोग हैं अपने भारत से, 5 के 5 रिकॉर्ड है, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर शुभमन गिल सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी है, ठीक है, 5वें बल्लेबाज है। 5 के नाम बता दिए मैंने आपको क्या क्या विशेषता है। अगला है, बदारा अली जूफ किस देश के उपराष्ट्रपति थे जिनका भारत में डेथ हो गया? मतलब ये भारत आए थे और इनका भारत में डेथ हुआ है बदारा अली जूफ का। तो ये गाम्बिया देश के थे बेटा, गाम्बिया देश के थे। सबसे पहले गाम्बिया कौन है? देखो गाम्बिया एक देश है, अफ्रीका का छोटा सा देश है जिसकी राजधानी बंजूल है, और भारत आए थे, भारत में इनका डेथ हो गया, लंबे समय से बीमार थे। तो बदारा अली जूफ, याद रहे सबको, बदारा अली जूफ। अगला क्वेश्चन है आपका, केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की बैठक
कहाँ पर हुई थी? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट रखें, क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा काफ़ी लोगों को। काफ़ी लोग ओवर कॉन्फिडेंस में इसको गलत कर देंगे। दिल्ली में हुई बेटा बैठक ये केन बेतवा लिंक परियोजना या नदी जोड़ो परियोजना की ये बैठक ना तो उत्तर प्रदेश में हुई है ना मध्य प्रदेश में हुई है। तीसरी बैठक है, इसके पहले की 2 बैठक भी दिल्ली में ही हुई थी। तीसरी बैठक भी कहाँ पर हुई है? दिल्ली, याद रखना। 18 जनवरी को हुआ है ये बैठक और तीसरी बैठक हुई दिल्ली में। इसका जो पर्पस है, वो योजना का पर्पस यही है कि जल्दी से जल्दी दोनों नदियों को जोड़कर जो लाभान्वित जिले हैं उनको लाभ दिया जा सके। 13 जिले टोटल इसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? राजस्थान, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटका। तो ये 3x प्लेटफॉर्म टर्बाइन जो है यह सोलर को भी कन्वर्ट करता है, यह विंड को भी कन्वर्ट करता है, प्लस ये कुछ 3 गुना तरीके से कुछ इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करने में सक्षम होता है। यही इसकी विशेषता है और यह स्थापित किया गया कर्नाटका में। याद रखें, कर्नाटका में स्थापित किया गया है यह। और इसकी विशेषता मैंने बता दी आपको कि यह जो है 3x प्लेटफॉर्म ये 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिजली को जनरेट करने में सपोर्ट करता है। कहाँ पे किया गया है ये? तो ये किया गया है कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब के बाद में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू किसने किया? तो यह किया है हिमाचल प्रदेश ने। ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए, ध्यान रखना आप सब लोग। और मेंस के अलावा आपसे डिबेट वगैरह या इंटरव्यू वगैरह के अंदर भी इससे डिस्कस कर सकते हैं क्या होता है ओपीएस और आईपीएस, एनपीएस। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश ने शुरू कर दिया, किसके बाद? छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद। क्या है ओपीएस, क्या है एनपीएस, बात करते हैं। सबसे पहले पुरानी स्कीम के बारे में बात करते हैं। 2004 में बंद कर दी थी। रिटायरमेंट के बाद में जो पेंशन दिया जाता था वो बंद हो गया था। जो पुराने सिस्टम से दिया जाता था वो बंद हो गया था। नया सिस्टम पुराने से थोड़ा अलग था। लाइक इसमें सरकार के जो बोल सकते हैं कि सरकार के फंड पे जो बोझ है वो थोड़ा कम हो गया था नए स्कीम से, लेकिन फिर से उसको शुरू किया गया है। इसमें अगर कोई कर्मचारी की मौत हो जाती थी तब भी उसके परिजनों को पेंशन दी जाती थी पुरानी स्कीम में, लेकिन नए वाले में नहीं था ये, ठीक है। नया स्कीम कब लागू हुआ था बेटा? 1 अप्रैल 2004 के बाद में जो भी नियुक्तियां हुई थी उसमें न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई थी, ठीक है। इस पर एक डिटेल वीडियो भी मैं बनाने वाला हूँ, तो आप लोग थोड़ा वेट करें क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। लेकिन हाँ, अभी के लिए इतना समझे आप कि 2004 के बाद नई पेंशन स्कीम लागू की गई थी, जिससे बहुत सारे राज्य जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब ने खारिज कर दिया और नया उन्होंने अपना पुराने वाले स्कीम को लागू कर दिया है। अगला है, ब्रॉड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? तो कौन सा भारतीय है जिसको दूसरी रैंक प्राप्त हुई है गार्जियनशिप इंडेक्स में? तो यह है आपके मुकेश अंबानी। यहाँ पर मैंने टॉप 10 के नाम दे रखे हैं। जेनसन हुआंग जो है आपके, तो उन्हें फर्स्ट नंबर मिला है इंडिया की तरफ से, मुकेश अंबानी। इसके अलावा थर्ड नंबर पे सत्य नडेला, शांतनु नारायण जो सीईओ एडोब के हैं, सुंदर पिचाई गूगल वाले, ठीक है, पुनीत राजदान जो आपके डेलॉइट के हैं सीईओ, ठीक है। आप देख सकते हैं नाम, पीयूष गुप्ता डीबीएस के। तो ये इसमें काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है मुकेश अंबानी क्योंकि वह हमारे इंडियन है बेटा, बाकी सब भारतीय मूल के हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुकेश अंबानी को दिया गया ब्रॉड फाइनेंस के चलते, ठीक है। नंबर 1 भारतीय और वर्ल्ड में नंबर 2। यह जो ब्रॉड गार्जियस जो इंडेक्स है यह मान्यता देता है कि निवेशक, कर्मचारी और सबके लिए हित के लिए क्या कार्य कर रही है कंपनी, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर इंडेक्स में रैंक दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत भारत के पहले ग्लोबल टूरिज्म समिट कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? अब देखो G20 के चलते बेटा शेरपा बैठक बता दी मैंने, वित्त मंत्रालय की बता दी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्वास्थ्य वाली बताई थी, तिरुवनंतपुरम में हुई थी G20 की। अब यहाँ पर कौन सी हो रही है? ग्लोबल टूरिज्म के लिए। तो टूरिज्म के लिए जो बैठक हो रही है सबसे पहले वो होने वाली है अप्रैल में, ये याद रखो 10 से 12 अप्रैल। और कहाँ पर होने वाली है? नई दिल्ली। आपको ऐसा याद करना है, G20 बैठक का नाम, क्या बैठक है, फिर उसके बाद में कहाँ पर हुई और कब हुई। तो G20 की बैठक स्वास्थ्य वाली कहाँ पे हुई थी? तो तिरुवनंतपुरम में हुई थी, ऐसे याद करना है, जनवरी में, ठीक है। यहाँ पर हेल्थ वाली जो हो गई आपकी, इसके बाद में अगर आपसे पूछे कि पर्यटक वाली या टूरिज्म वाली कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी अप्रैल में, ऐसा आपको याद करनी है, ठीक। टोटल 20 बैठक होने वाली है, लेकिन आपको इतना याद करना है कि बैठक का जो मेन पार्ट है कि कौन सी बैठक कहाँ हुई थी। किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड दिया गया है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन दिया गया है? तो यह अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेल्सन मंडेला, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, मतलब अच्छे खासे लोगों को दे चुके हैं ये अवार्ड पहले।
फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन। ये दिया गया मनीष तिवारी को। ये मनीष तिवारी दिल्ली वाले मनीष तिवारी नहीं है बेटा, ये ब्रिटिश भारतीय मनीष तिवारी दूसरे हैं, ये फोटो देख लेना, ये दूसरे मनीष तिवारी है, ठीक है। काफ़ी सारे करंट अफेयर के वीडियो या करंट अफेयर के बुक्स में मैंने देखा है कि जहाँ पे मनीष तिवारी का फोटो जो दिल्ली वाले उनका नाम डाल दिया बेटा, लेकिन नहीं, ये ब्रिटिश भारतीय, ये मनीष तिवारी अलग है बेटा। इनको दिया गया है ये अवार्ड। और इसके पहले जवाहरलाल नेहरू, आप देख सकते हैं, नेल्सन मंडेला, बिल गेट्स, तो बड़ा फेमस अवार्ड है, ठीक है। तो हियर एंड नाउ 365 नाम की संस्था के फाउंडर है ये, और इन्हें दिया गया है ये अवार्ड, फेमस अवार्ड है। अगला है, कौन सी कंपनी रेल वायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन IPTV सर्विस लॉन्च करने वाली है। इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन लागू करने वाली है रेल वायर ग्राहकों के लिए, तो वो है रेलटेल। ये रेलटेल जो है आपकी कंपनी जो है, ये सबसे पहले याद रखना है, मिनी रत्न है बेटा भारत की, ठीक है। नवरत्न, एक तो महारत्न होती है, एक नवरत्न होती है और एक मिनी रत्न होती है, तो मिनी रत्न है रेलटेल। रेलटेल अपने वाईफाई के थ्रू एक IPTV सर्विस शुरू करने वाली है, जिससे जो भी रेल वगैरह के जो उपयोगिता करता है उनको उल्का टीवी नाम रखने वाले हैं। उल्का टीवी नाम से एक चैनल वगैरह भी उनको देखने को मिलेगा। तो मतलब कुल मिला के कर्मचारियों वगैरह या रेल वगैरह के अंदर ये टीवी वगैरह ये जो प्रोग्राम है चलते हैं या देखने को मिलेंगे। ये था हमारा आज का क्लास, और जनवरी पार्ट 2 हमने कंप्लीट किया। छोटे छोटे सेशन से जल्दी जल्दी कवर होते जाएंगे और आपको भी वीडियो देखने में जल्दी खत्म हो जाएगा, तो एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हाँ हमने जल्दी से इसको खत्म कर दिया है। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसे और वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते जाए। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे जो क्लासेस है उसके अंदर अब और क्या क्या जो वीडियोज़ है उसके हम ऐड कर सकते हैं। आप अगर बताएंगे तो उसको ऐड करते जाएंगे हम समय समय पर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, जनवरी पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर हो चुका है, छोटे छोटे वीडियो है। पार्ट 3 में भी छोटा सा वीडियो बनाएंगे हम, जल्दी से कवर हो जाएगा वो, ठीक है। तो मिलते हैं जल्द ही, अभी के लिए करेंगे इतना ही। उम्मीद है पसंद आया होगा क्लास आपको, तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।